ट्रिपल आर जीएस वर्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट और गंभीर विषय पर है। आजकल सेक्स वर्धक दवाओं जैसे वियाग्रा, मैन फोर्स को खाकर सेक्स करना एक फैशन जैसा हो गया है। लोग मल्टीविटामिन की तरह सेक्स वर्धक दवाओं को खाकर अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा कर रहे हैं और एक गहरी खाई में गिरते चले जा रहे हैं, जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। और बहुत सारे लोगों ने तो इन दवाओं की वजह से अपने जीवन को भी खतरे में डाल दिया। तो अगर आप लोग इन दवाओं का सेवन करने के बारे में सोच रहे हैं या इन दवाओं का सेवन करते हैं तो पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये शरीर आपका है और इसके अच्छे और भले के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। देखिए, इन सेक्स वर्धक दवाओं के साइड इफेक्ट्स और दुष्परिणाम हम लोग के बीच तक नहीं आ पाते हैं। इसका मेन कारण क्या है कि ये चीज निजी होना। लोग अपने सेक्सुअल बिहेवियर या प्राइवेट ऑर्गन के बारे में बातें किसी से साझा नहीं करते, इवन इसको छुपाते ज्यादा हैं। तो यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना भी हुई तो वो उसको आपको बताएगा नहीं। और हमारे बीच में कुछ विभीषण टाइप के भी ऐसे लोग रहते हैं कि जो अपना चुतियापा कटवा चुके होते हैं, लेकिन अगर गलती से आपने उनसे सलाह मांग ली कि मैं ये दवा खाऊं कि ना खाऊं, तो वो आपको उल्टा बता देंगे कि नहीं, बहुत अच्छी दवा है, बहुत मजा आता है, 2 नहीं 4 गोली खा लो। तो इस तरीके से सही जानकारी हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चूज किया ताकि मैं आपको आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रति जागरूक कर सकूं और सही जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। तो ये जो सेक्स वर्धक दवाएं हैं, ये कैसे काम करती हैं, इनके दुष्परिणाम कैसे आते हैं, किन लोगों को भूल कर भी सपने में ये दवा नहीं खानी चाहिए, ये पूरी जानकारी इस क्लास में दी जाएगी। तो आप लोग क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और यह समझने के लिए आपको 3 बेसिक चीज पहले समझनी होगी। पहला, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, पेनिस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जिससे कि आप ये समझ सकें कि पेनिस के वो कौन कौन से पार्ट हैं जो कि पेनिस के इरेक्शन में, इरेक्शन का मतलब खड़ा होना, पेनिस के इरेक्शन में रोल अदा करते हैं। उसके बाद आपको दूसरा मेजर चीज ये जानना पड़ेगा कि नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर पेनिस के इरेक्शन कैसा होता है, कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं जिससे कि पेनिस का इरेक्शन होता है। और लास्टली फिर आपको ये जानना होगा कि ये दवाएं कैसे नेचर के बियॉन्ड जाकर पेनिस का इरेक्शन कराती हैं, जिसके कि दुष्परिणाम लोगों को झेलने पड़ते हैं और इवन इससे मौत भी बहुत सारी हो चुकी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेनिस एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी में 2 मेन काम को करता है। पहला काम पेनिस का क्या होता है, यूरेथ्रा के माध्यम से यानी पेशाब नली के माध्यम से पेशाब को शरीर से बाहर निकालना। और दूसरा जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, सेक्स में पार्टिसिपेट करना। तो ये जो हमारा पेनिस होता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए मैंने बना रखा हुआ है। इसके पेनिस के 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है रूट, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है ग्लैंस। रूट, बॉडी, ग्लैंस। तो जो हमें पेनिस दिखाई पड़ता है वो केवल बॉडी और ग्लैंस दिखाई पड़ता है बाहर से, रूट हमें नहीं दिखाई पड़ता है। ये रूट सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर होता है, जो कि जो हिप बोन होती है उसके प्यूबिक सिम्फाइसिस से अटैच रहता है। ये जो रूट है ये हमें नहीं दिखाई पड़ता है, बॉडी और ग्लैंस हमको दिखाई पड़ती है। ठीक, इस रूट की बात करें तो इस रूट में हमारे 3 इरेक्टाइल मतलब जो उठ सकें, खड़ा हो सकें, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। इस रूट में 3 इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। उसमें से 2 है ये जो ब्लू कलर का मैंने दिखा रखा है, जिसको कि हम लोग क्यूरा बोलते हैं, राइट और लेफ्ट क्यूरा। इस रूट में ये 2 राइट और लेफ्ट क्या हैं, क्यूरा हैं, जो कि इरेक्टाइल टिश्यू हैं। और बीच में क्या होता है, बल्ब ऑफ पेनिस, जो ये मैंने लाल रंग में बना रखा है। बीच में क्या है, बल्ब ऑफ पेनिस। तो रूट में क्या हो गया, 2 क्यूरा हो गया, 1 बल्ब हो गया। ठीक, अब बॉडी की बात करते हैं। तो बॉडी में क्या होता है, ये जो बल्ब होता है जो ये लाल रंग में है, ये बल्ब ही आगे एक्सटेंड करके, आगे बढ़ के बॉडी के अंदर एक
ट्यूब लाइक, जैसे कि ये ट्यूब है, एक ट्यूब की तरह संरचना बनाती है जिसको कि बोलते हैं, ये लिखा हुआ है कार्पस स्पॉन्जियोसस। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये। तो ये जो लाल रंग की संरचना बॉडी के अंदर इस बल्ब के एक्सटेंशन से बनी है वो क्या है? कार्पस स्पॉन्जियोसस। ये एक ट्यूब लाइक इरेक्टाइल टिश्यू है, ये भी इरेक्टाइल टिश्यू है। और ये जो दो क्यूरा थे रूट में, यही दोनों इस बॉडी में आगे एक्सटेंड करके बढ़ के दो कार्पोरा कैवर्नोसा बना लेते हैं। देखिए मैंने बनाया नहीं है, मैं बना देता हूं। यही आगे एक्सटेंड करेगा और ये देखिए ऐसे, और ये ऐसे। तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है आपका? कार्पोरा कैवर्नोसा। ये दोनों भी इरेक्टाइल क्या हैं? टिश्यू हैं, स्ट्रक्चर हैं, जो कि ये भी क्या होते हैं? ऐसे ट्यूब की तरह होते हैं जो कि बॉडी के अंदर होते हैं। तो आपने देखा कि पेनिस की जो बॉडी है उसमें तीन आपके इरेक्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गए, दो कार्पोरा कैवर्नोसा और एक कार्पस स्पॉन्जियोसस। और इसी कार्पस स्पॉन्जियोसस के अंदर से ही हमारी पेशाब की नली, जिसको कि यूरेथ्रा बोलते हैं, ये देखिए ये ब्लैक वाली, ये यूरेथ्रा, ये पेशाब की जो नली होती है, इसी बल्ब ऑफ पेनिस से एंट्री करके कार्पस स्पॉन्जियोसस से होते हुए बाहर एक ऑरिफिकल यानी छेद के द्वारा खुलती है, जिससे कि पेशाब यानी यूरिन और सीमेन बाहर आता है, जिसको कि एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस बोलते हैं। तो ये जो पेशाब की नली है वो आपकी कार्पस स्पॉन्जियोसस के अंदर से होते हुए बाहर खुलती है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस के द्वारा। अब आपको हम ये बता दें कि ये जो हमारा कार्पस स्पॉन्जियोसस है, यही अब आगे बढ़कर क्या बना लेता है? ग्लैंस पेनिस। बल्ब के एक्सटेंशन से बना कार्पस स्पॉन्जियोसस, और इस कार्पस स्पॉन्जियोसस के एक्सटेंशन से ये जो रेड कलर में बना हुआ है ये ग्लैंस पेनिस जिसको कहते हैं, ये कार्पस स्पॉन्जियोसस के एक्सटेंशन से बन जाता है। तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर हो गया। और इस मेन स्ट्रक्चर में ये जो इरेक्टाइल टिश्यू हैं, क्यूरा और बल्ब, और ये कार्पोरा कैवर्नोसा ब्लू कलर वाला, और ये रेड वाला कार्पस स्पॉन्जियोसस, यही मेन आपके पेनिस के इरेक्शन में रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं वो सब चीजें अभी आगे आएंगी। तो ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं कि पेनिस में कौन कौन सी मसल्स हैं। तो पेनिस में टोटल 4 मसल्स होती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4 मसल्स होती हैं, जिसमें कि 2 होती हैं बल्बो स्पॉन्जियोसस। 2 मसल्स कौन सी हैं? बल्बो स्पॉन्जियोसस, जो कि ये रूट में जो बल्ब होता है, इस बल्ब के ऊपर यहाँ पे मसल हैं 2 बल्बो स्पॉन्जियोसस, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ कर, जब ये सिकुड़ती हैं मसल्स तो क्या होता है कि जो भी यूरेथ्रा के अंदर बचा हुआ यूरिन या सीमेन होता है वो बाहर आता है। ठीक। और ये जो 2 क्यूरा हैं, इन 2 क्यूरा को कवर करने के लिए मसल्स होती हैं 2, उनका नाम है इस्चियो कैवर्नोसस। ये लिखा हुआ है इस्चियो कैवर्नोसस। तो इन 2 क्यूरा के ऊपर मसल हो गई क्या? इस्चियो कैवर्नोसस। तो ये जो इस्चियो कैवर्नोसस मसल्स होती हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब ये सिकुड़ती हैं, तब क्या होता है? आसपास पेनिस के जो स्ट्रक्चर हैं, इनके आसपास जो ब्लड होता है वो ब्लड आके इन क्यूरा में और कार्पोरा कैवर्नोसा में, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें भर जाता है, जिससे कि क्या होता है? पेनिस का इरेक्शन होता है। तो ये जो आपका इस्चियो कैवर्नोसस मसल्स हैं, ये पेनिस के इरेक्शन में अपना रोल प्ले करती हैं। आइए अब बात करते हैं पेनिस में पाई जाने वाली फेशिया की। फेशिया क्या होती हैं? ये एक रैपिंग टाइप की होती हैं, जिसको शीत आप कह सकते हैं। कोई भी चीज जब किसी चीज में लपेट दी जाए तो वैसे ही फेशिया का काम होता है। जैसे आप स्प्रिंग रोल या एग रोल कुछ भी खाने जाते होंगे तो दुकानदार आपको उसको सिल्वर पेपर में या टिश्यू पेपर में रैप करके देता है। तो जो हमारे 3 इरेक्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं
पेनिस की बॉडी के अंदर, जो कि दो ये ब्लू कलर वाले कार्पोरा कैवर्नोसा और ये जो रेड कलर वाला है वो क्या है, कार्पस स्पॉन्जियोसम है। इसको जो कवरिंग लपेटी रहती है वही क्या है, पेनिस की फेशिया है। और ये जरूरी भी इसलिए है कि अगर कवरिंग ना किए जाएंगे तो ये जो तीनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं ये क्या होंगे, बिखर जाएंगे। तो जब हम पेनिस को ऊपर से देखते हैं तो ये जो कार्पोरा कैवर्नोसा ये जो दो हैं ये पेनिस के ऊपरी सतह पे होती हैं, और जो कार्पस स्पॉन्जियोसम ये रेड वाला है ये पेनिस के निचली सतह से होकर गुजरता है, जो आके जाके ग्लैंस पेनिस बना देता है। तो ये जो फेशिया होती हैं वो तीन हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तीनों फेशिया। एक है आपकी एक्सटर्नल फेशिया जो कि स्किन के ठीक नीचे होती है। ये जैसे आपको ये जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का ये स्किन बनाया हुआ है, देखिए ये स्किन ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है आपको। तो ये स्किन के ठीक नीचे यहाँ पे ये एक्सटर्नल फेशिया होती है, जिसको कि कोलिस फेशिया भी बोलते हैं। और इस कोलिस फेशिया के ठीक नीचे क्या होती है, आपकी इंटरनल या डीप फेशिया, जिसको कि बर्क फेशिया भी बोलते हैं, जो कि हमारे ये तीनों इरेक्टाइल जो स्ट्रक्चर हैं कैवर्नोसा और स्पॉन्जियोसम, इसको कवर करके आपस में होल्ड किए रहता है। वो कौन सा है, बर्क फेशिया, ये लिखा हुआ है डीप फेशिया या बर्क फेशिया। और इस डीप फेशिया के भी नीचे एक और लेयर होती है जिसको कि बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिना क्या करती है, ये दोनों कार्पोरा कैवर्नोसा को आपस में कवर किए रहती है और बिखरने से बचाती है। और ये दोनों जो कार्पोरा कैवर्नोसा हैं वो एक दूसरे से एक सेप्टम के द्वारा सेपरेट रहते हैं। ये दोनों कार्पोरा कैवर्नोसा ये पेनिस के ऊपरी सतह पे होते हैं, जो कि इस ब्लैक बोर्ड में मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं। ये जो पिंक कलर रेड कलर वाला स्पॉन्जियोसस है ये इस कार्पोरा कैवर्नोसा के पीछे है। तो ये दोनों आपस में अटैच नहीं रहते हैं, ये सेप्टम के द्वारा अलग अलग रहते हैं, और इन दोनों को होल्ड किए रहता है क्या, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, जो कि एक फेशिया होती है। अब आइए बात करते हैं लिगामेंट की। लिगामेंट क्या है, आप आसान भाषा में ये समझिए, लिगामेंट वो स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी मसल्स को या आपके स्ट्रक्चर को बोन से कनेक्ट करता है। अब आप पेनिस है, आपका पेनिस क्या होता है, लटकता रहता है ग्रेविटेशन की ओर, नीचे की ओर। तो क्या आपने सोचा कि ये पेनिस निकल के गिर क्यों नहीं जाता है, तो उसका कारण क्या है, लिगामेंट। तो लिगामेंट ही वो स्ट्रक्चर है जो कि पेनिस को ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, हिप बोन का जो पार्ट है, उससे अटैच कराती है। मतलब जैसे आपके घर में कैलेंडर होता है, आप कैलेंडर को दीवार में कैसे टांगते हैं, भाई दीवार में एक कील ठोक देते हैं और कैलेंडर को लगा देते हैं, बस इतना ही होता है, नहीं। कैलेंडर के पीछे क्या होता है, एक हुक होता है, आमतौर पर ये धागे का बना हुआ होता है। तो कैलेंडर के पीछे जो हुक होता है उसी को आप क्या करते हैं, कील में फंसा देते हैं, तब जाके कैलेंडर आपका दीवार पे टिका रहता है। अब अगर उस कैलेंडर में हुक ना हो तो क्या होगा, आप क्या उस कैलेंडर को दीवार में टांग पाएंगे, नहीं टांग पाएंगे। तो लिगामेंट भी वही हुक है। तो आप कैलेंडर को पेनिस समझिए और ये जो कील है उसको आप प्यूबिक सिम्फाइसिस समझिए। तो जो कैलेंडर के पीछे हुक होता है, जो धागे का होता है या लोहे का भी हो सकता है, जिससे कि आप कैलेंडर को उस कील में क्या कर देते हैं, टांग देते हैं, वही चीज क्या है, लिगामेंट। तो ये लिगामेंट क्या करता है, रूट और बॉडी ऑफ पेनिस को प्यूबिक सिम्फाइसिस से अटैच रखता है, ठीक है। और ये जो आपके लिगामेंट हैं वो दो हैं, एक आपका बोला जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट और दूसरा है आपका फंडिफॉर्म लिगामेंट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको स्किन के बारे में बता दूं तो स्किन जो पेनिस की होती है वो और बॉडी पार्ट्स की अपेक्षा ज्यादा डार्क होती है, ज्यादा पिगमेंटेड होती है। और उसी के ठीक नीचे क्या होता है, फेसिया होता है। और क्या होता है, यही स्किन क्या होती है, वो ग्लैंस पेनिस को कवर की रहती है, लेकिन पूरे ग्लैंस पेनिस को कवर वो नहीं करती है। ग्लैंस पेनिस का कुछ पार्ट क्या रहता है, अनकवर्ड रहता है स्किन से। तो ये जो ग्लैंस पेनिस को स्किन कवर कर रही है उसको क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस।
प्रीप्यूस वो पार्ट है जो कि ग्लैंस पेनिस को इनकम्प्लीटली कवर किए रहता है। और ग्लैंस पेनिस के आप जब निचली सतह पे, पीछे की सतह पे देखेंगे तो एक स्किन फोल्ड बना के ग्लैंस पेनिस से पीछे की तरफ अटैच रहती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनलम। आइए अब बात करते हैं नर्व सप्लाई, कौन कौन सी नर्व जो कि पेनिस को सप्लाई कर रही हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए हमारी जो S2 S4 स्पाइनल नर्व, यानी जो कि स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती हैं और जो स्पाइनल गैंग्लिया होती हैं, वो आपको पेनिस को सप्लाई करती हैं। और इसमें मेन कहा जाए जो सेंसरी या सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है, वो आपकी कौन सी नर्व है, पेडेंटल नर्व, ये लिखा हुआ है पेडेंटल नर्व। तो ये सेंसेशन को पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे कि आपके पेनिस में कोई भी सेक्सुअल स्टिमुलस हुआ, किसी ने टच किया या आपने कुछ ऐसा सोचा सेक्स के बारे में, तो ये स्टिमुलस ब्रेन तक पहुंचाने का काम पेडेंटल नर्व करती है। उसके बाद ब्रेन उसको एनालिसिस करके कि ये सेक्स का स्टिमुलस है और अपने मोटर नर्व के द्वारा, यानी ये मोटर पैरासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा आगे क्या करना है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, जिससे कि सेक्स आगे प्रोसीड कर सके, वो सप्लाई मोटर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है। उस नर्व का नाम है कैवर्नस नर्व। तो मोटर नर्व आपकी कैवर्नस नर्व है जो कि इरेक्शन के लिए, पेनिस के इरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई किसी भी आर्गन में दो होती है, एक आर्टरी के द्वारा जो कि हार्ट से ब्लड को ले जाती है उस आर्गन तक, और दूसरा वो ब्लड वेसल होती है वेन, जो कि आर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट की ओर ले जाए। तो ये जो आर्टरी है वो 3 आर्टरी है, डॉर्सल आर्टरी, डीप आर्टरी, बल्बो यूरेथ्रल आर्टरी, और ये तीनों आर्टरी क्या है, ब्रांच है इंटरनल पेडेंटल आर्टरी की। तो ये 3 आर्टरी जो कि इंटरनल पेडेंटल आर्टरी की ब्रांच है, वो पेनिस को ब्लड सप्लाई देती हैं। और दो वेन है, एक डीप डॉर्सल वेन और दूसरी सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब ऊपर वाली, जो स्किन का ब्लड वापस ले जाएगी, और डीप का मतलब गहरी, यानी कि जो कैवर्नस, जो ये कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पस स्पॉन्जियोसस के बीच का जो स्पेस है जहां पे ब्लड भरा रहता है, उसको वापस क्या कहा, पेनिस से वापस हार्ट की ओर ले जाती है। तो ये आपका वेस्कुलर सप्लाई हो गया। तो ये वेस्कुलर सप्लाई ही मेन रेस्पॉन्सिबल है इरेक्शन ऑफ पेनिस के लिए। तो अब हम लोग उसी टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं कि इरेक्शन ऑफ पेनिस की फिजियोलॉजी क्या है। देखिए इसमें अभी आपने स्ट्रक्चर, मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया, आपने वहां पे देखा कि जो पेनिस की मसल्स हैं वो भी आपके इरेक्शन में रोल प्ले करती हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं। फिर आपने यहाँ पे अभी देखा नर्व सप्लाई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना खैर नर्व्स के तो कुछ सेंसेशन के तो कुछ होगा ही नहीं। और लास्टली जो मेजर रिएक्शन होती है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा ही आपके पेनिस के इरेक्शन में होती है। एक्चुअली में पेनिस के इरेक्शन में होता क्या है कि जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया कि जो 2 कार्पोरा कैवर्नोसा थी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और कार्पस स्पॉन्जियोसस थी। तो मेन जो कार्पोरा कैवर्नोसा 2 आपकी स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक, तो इरेक्शन के समय क्या होता है, ये डायलेट कर जाती हैं। डायलेट का मतलब क्या होता है, ये और फैल जाती हैं। तो इसका जो डायामीटर है वो बड़ा हो जाता है, तो इसमें ज्यादा अमाउंट में ब्लड आके भर जाता है। और साथ में ये जो आर्टरी हैं जो सप्लाई कर रही हैं ब्लड की, ये भी डायलेट कर जाती हैं। तो जब ये डायलेट कर जाती हैं, ये नली फैल जाएगी। कोई पाइप पतली है तो कम पानी जा रहा है, और वही चौड़ी पाइप हो गई तो ज्यादा पानी जाता है।
तो ब्लड वेसल्स में, इस आर्टरियों में ज्यादा ब्लड आता है, ज्यादा ब्लड आता है तो कार्पोरा कैवर्नोसा में ज्यादा ब्लड भर जाता है और पेनिस क्या होता है, इरेक्ट हो जाता है। और ये जो वेन होती हैं, ये वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वेन का काम है ब्लड को वापस ले जाना। तो अब यहाँ पे ज्यादा ब्लड की जरूरत है ताकि कार्पोरा कैवर्नोसा में ज्यादा ब्लड भरा रहे। तो वेन जब सिकुड़ जाएंगी तो नली क्या होगी, सक्रिय हो जाएगी, तो कम ब्लड वापस जा पाता है और ज्यादा ब्लड आर्टरी के माध्यम से अंदर आता है, तो पेनिस आपका इरेक्ट हो जाता है। और ये मैकेनिज्म कैसे होता है? ये मैकेनिज्म होता है एक सब्सटेंस NO, जिसको कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसके द्वारा। ये कहां से आया? ये जो हमारी नर्व एंडिंग होती हैं, जो न्यूरॉन्स की नर्व सेल के एंड पार्ट होता है वहां से, और ये जो हमारी ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी होती हैं, उनके एंडोथीलियम मतलब उनके इनर लेयर पर क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन होता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये एक एंजाइम PDE5, जिसको कि फॉस्फोडिस्टरेज एंजाइम भी बोलते हैं, इसके फंक्शन को ब्लॉक कर देता है। इसके फंक्शन को ब्लॉक करने से क्या होता है, साइक्लिक GMP, ये साइक्लिक GMP की एबिलिटी सेल्स में, आपके इरेक्टाइल टिश्यू में, आपके कार्पोरा कैवर्नोसा में ज्यादा बढ़ जाती है। ये साइक्लिक GMP का काम होता है वैसोडाइलेशन कराना। वैसोडाइलेशन जो भी हमने आपको बताया कि नली को चौड़ा कर देना आर्टरियों के, जो कार्पोरा कैवर्नोसा ट्यूब लाइक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है उसको डायलेट कर देना। तो जब साइक्लिक GMP ज्यादा मात्रा में मौजूद रहेगा तो वैसोडाइलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यही नाइट्रिक ऑक्साइड का मेन काम है कि वो फॉस्फोडिस्टरेज एंजाइम 5, और ये जो फॉस्फोडिस्टरेज एंजाइम 5 है ये स्पेशली कार्पोरा कैवर्नोसा ऑफ पेनिस में ही पाया जाता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिलेक्टिवली PDE5 को क्या करता है, इनहिबिट करता है, इसके काम करने को रोक देता है, और इसका काम था साइक्लिक GMP को खत्म करना। तो साइक्लिक GMP जब खत्म नहीं होगा तो ये ज्यादा देर तक उपलब्ध रहेगा उस ऑर्गन में, और इस साइक्लिक GMP का काम होता है वैसोडाइलेशन। इरेक्शन ऑफ पेनिस कैसे होता है, उसमें मेन क्या है, कार्पोरा कैवर्नोसा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बॉडी ऑफ पेनिस में, और जो आर्टरी उनको सप्लाई कर रही हैं वो डायलेट हो जाती हैं, उनका डायमीटर बढ़ जाता है, ज्यादा मात्रा में ब्लड उसमें आके इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि पेनिस टाइट होके इरेक्ट हो जाता है। और जो वापस ले जाने वाला आपका नली है, वेन, वो कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है, उसका डायमीटर कम हो जाता है, तो कम मात्रा में ब्लड और वापस हार्ट की ओर जाता है। तो ये है पूरी फिजियोलॉजी इरेक्शन की। अब आइए बात करते हैं कि ये जो हमारी सेक्स वर्धक दवा है जिसका कि केमिकल नाम क्या होता है, सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल, ये सिल्डेनाफिल ही मेन केमिकल है जो कि मार्केट में अलग अलग नामों से उपलब्ध है, वियाग्रा, मैनफोर्स, कई अन्य नाम से आता है, पेनाग्रा, सुहाग्रा। तो इस नाम से 25 mg, 50 mg, 100 mg की टैबलेट्स मार्केट में आती हैं, और वो मेन क्या है, वो केमिकल एक ही है, वो है सिल्डेनाफिल। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले USA में अप्रैल 1998 को डिस्कवर किया गया था, और USA में 1998 में लॉन्च किया गया, और उसके 2 साल बाद हमारे देश इंडिया में ये लॉन्च हुई। ये उन लोगों के लिए, उन मरीजों के लिए बनी थी जिनको कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी पेनिस के इरेक्शन होने में समस्या है, उनका पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता है। और लेकिन ये इस तरीके से लोगों ने जनरल वे में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जैसे कि ये कोई सेक्स करने से पहले जरूरी दवा हो। तो इसका काम करने का तरीका बिल्कुल यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि सिल्डेनाफिल क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की अवेबिलिटी को बढ़ाता है, NO की अवेबिलिटी को बढ़ाता है। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होगा तो वही चीज है, वो PDE5 को काम करने से ज्यादा रोकेगा, और जब PDE5 काम नहीं कर पाएगा तो PDE5 का जो काम है साइक्लिक GMP को
डिस्ट्रॉय करना, तो वो साइक्लिक जीएमपी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो जब साइक्लिक जीएमपी डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो ये भी ज्यादा मात्रा में ज्यादा समय तक अवेलेबल रहेगा उस बॉडी ऑर्गन में यानी पेनिस में, जिससे कि ज्यादा देर तक वैसोडाइलेशन होगा। और जब ज्यादा देर तक वैसोडाइलेशन होगा तो कार्पोरा कैवर्नोसा में ब्लड ज्यादा देर तक भरा रहेगा। ये जो आर्टरी हैं ये ज्यादा देर तक डायलेट रहेंगी, इनका डायमीटर बढ़ा रहेगा, जिससे कि इरेक्शन ऑफ पेनिस ज्यादा होगा और उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। कि इसका मेन काम क्या है? वैसोडाइलेशन कराना, यानी कि डायमीटर को बढ़ा देना ब्लड वेसल्स के और कार्पोरा कैवर्नोसा के। तो इसके वैसोडाइलेशन से होता क्या है कि ब्लड ज्यादा देर तक उस ऑर्गन में यानी पेनिस में रुक जाता है और हार्ट की ओर वापस कम मात्रा में जाता है, जिससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है। और जब ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा इस वैसोडाइलेशन की वजह से, तो टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब कि हार्ट रेट ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना। वैसे ही सेक्सुअल एक्टिविटी के समय हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो इस दवा की वजह से हार्ट रेट और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे कि हार्ट अरेस्ट में चला जाता है, जिसको कि हार्ट अटैक बोला जाता है। ये सच्ची घटनाएं हैं और बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी हैं। आपने होटल की न्यूज अक्सर कई बार पढ़ी होगी कि आदमी होटल में मृत पाया गया, पोस्टमार्टम में कुछ नहीं निकला, हार्ट अटैक निकला। वो सारा चीज अधिकतर इस दवा मैनफोर्स की वजह से होता है। तो पहले इसके जो जनरल साइड इफेक्ट हैं वो देख लीजिए। वो सारे साइड इफेक्ट ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से, जो कि क्यों कम हो रहा है? वैसोडाइलेशन की वजह से, उसकी वजह से ही होता है। तो हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन का मतलब होगा चक्कर आएगा, आपको सर में दर्द होगा, आपको दिल की धड़कन महसूस होगी, आपको पसीना निकल सकता है, आपको लूज मोशन हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल साइड इफेक्ट हैं जो कि उतने गंभीर नहीं है जितना कि जो सीरियस साइड इफेक्ट है, जिसमें आपको हमने पहला बताया कि हार्ट अटैक पड़ जाता है, हार्ट अरेस्ट हो जाता है। और इसका क्या सीरियस साइड इफेक्ट है? वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब कि आप रंगों को पहचानने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है इन दवाओं की वजह से। अब ये कैसे होता है? अभी हमने आपको बताया कि इनका मेन जो काम होता है वो क्या होता है? फास्फोडिस्टरेट एंजाइम 5 को काम करने से ये लोग रोक देते हैं। उसी तरीके से आंखों की रेटिना में भी होता है फास्फोडिस्टरेज PDE6 एंजाइम। तो ये दवाओं के प्रभाव से PDE6 एंजाइम का भी काम करना बंद हो सकता है, जो कि कलर के आपके डिफरेंशिएशन में हेल्प करती है। तो अगर PDE6 ब्लॉक हो गया तो कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपको कलर को पहचानने की क्षमता खत्म हो सकती है। और आपको हमने हार्ट अटैक बता ही दिया कैसे आता है। और इसका एक मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिसको कि लोग छुपाते भी हैं, वो है प्रायापिज्म। प्रायापिज्म क्या होता है? ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। जब पेनिस का इरेक्शन ज्यादा समय के लिए हो जाए, 3-4 घंटे तक पेनिस इरेक्ट रहे, तो क्या होता है? जो कार्पोरा कैवर्नोसा होती हैं उसमें स्कैरिंग होने लगती हैं, वहां ब्लड पूल कर जाता है और ये भयानक पेनिस में इतना सीवियर दर्द होने लगता है कि आप रह नहीं सकते। और आप जल्द से जल्द आपने मिलकर अगर डॉक्टर से इस प्रायापिज्म का इलाज नहीं कराया, जिसमें एक माइनर सर्जरी करनी पड़ती है, फिर इस जो अंदर भरा हुआ ब्लड है उसको बाहर निकालना पड़ता है, तो आपको परमानेंट इम्पोटेंसी हो सकती है। यानी कि इस प्रायापिज्म की वजह से इम्पोटेंट हो सकता है आदमी हमेशा हमेशा के लिए। तो पता चला आप मैनफोर्स खा रहे थे कि बहुत अच्छे से हमारी सेक्सुअल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो हो क्या सकता है कि आप जीवन भर के लिए इम्पोटेंट हो सकते हैं। तो ये दवाएं ही हैं, किसी किसी को ज्यादा असर आ जाता है। पता चला कि ज्यादा देर तक इसने वैसोडाइलेशन करा रखा, 2-3 घंटे तक ब्लड भरा रहा, अब वो बाहर वापस निकल नहीं पा रहा है। जैसे कि नॉर्मली नेचुरली जो पेनिस का इरेक्शन होता है और जब इजेकुलेशन हो जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाती है, तो नॉर्मल अपने कंडीशन में आ जाता है। वो होता है आपका क्या कि आपका पैरासिम्पैथेटिक
और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं उनसे जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का सिग्नल आता है, तो जो चीज डायलेटेड थी वो सब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि वो नैरो हो जाती हैं, तो ब्लड वापस अपनी अपनी जगह पे चला जाता है। लेकिन अब इन दवाओं के प्रभाव से क्या हो रहा है, साइक्लिक जीएमपी ज्यादा देर तक अवेलेबल है उस आर्गन में, तो अगर देर तक उसका असर रह गया तो ब्लड ज्यादा देर तक आपके पेनिस में कार्पोरा कैवर्नोसा में इकट्ठा रहेगा और फिर वो आपको प्रायापिज्म कराएगा जैसा हमने आपको बताया, और जो कि आपको परमानेंट इंपोर्टेंट भी कर सकता है। तो ये उसके सीरियस साइड इफेक्ट है। अब आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि कौन से ऐसे हम लोग हैं जिनको ये दवा भूल कर भी सपने में नहीं खानी चाहिए, नहीं तो उससे हार्ट अटैक और सीधा डेथ हो सकती है और होती भी है। और मोस्टली जो लोग ओल्ड एज के हैं यानी 50+ हैं, जिनको ऑलरेडी प्रिकॉशन और जो ये दवा लेने के लिए चीजें मना हैं, वो लोग जानकारी के अभाव में ले लेते हैं, तो वो लोग इस दुर्घटना का शिकार ज्यादा होते हैं। तो वो ऐसे कौन से लोग हैं जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको हार्ट से संबंधित कोई भी दवा चल रही है, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो कभी भूल के भी माइनफोर्स या वियाग्रा नहीं खा लेंगे। और जिन लोगों को पहले से कोई वैसोडाइलेटर दवा चल रही हो, वैसोडाइलेटर दवा ये मैंने आपको बता रखा है, तो वैसोडाइलेटर दवा चल रही हो या नाइट्रेट, जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, और भी नाइट्रोग्लिसरीन और भी नाइट्रेट ड्रग्स होती हैं जो कि एंजाइना या अन्य कार्डियक कंडीशन में दी जाती हैं, तो वो दवा जो लोग ले रहे हों वो लोग बिल्कुल भी भूल के ये दवा लेने की गलती ना करें, नहीं तो तब हार्ट अटैक का जो चांस है वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसके अलावा जिसको कि लीवर या किडनी डिसीज हो, पेप्टिक अल्सर हो, पेट में अल्सर हो, या जिसको ब्लीडिंग कोई डिसऑर्डर हो, बॉडी से कहीं ब्लड निकलता हो ऐसा कोई डिसऑर्डर हो, या जिसको ल्यूकीमिया हो, ब्लड कैंसर, सिकल सेल एनीमिया हो, वो लोग भूल के भी ये दवा ना लें। और कुछ ऐसी मेडिसिन है जो अभी हमने आपको बताया, वैसोडाइलेटर ड्रग, नाइट्रेट ड्रग्स, या एंटीबायोटिक है एरिथ्रोमाइसिन। अगर कोई एरिथ्रोमाइसिन खा रहा है तो भूल के भी ये ड्रग नहीं खाएगा। कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल क्या है, एक एंटी फंगल ड्रग है, अमूमन लोग डैंड्रफ और खुजली में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। तो अगर कोई आदमी इस कीटोकोनाजोल नाम की एंटी फंगल ड्रग को खा रहा हो, वो भूल के भी इस माइनफोर्स या वियाग्रा को नहीं खाएगा। और ये वीरापामिल और सिमेटिडीन ये ड्रग के नाम है। इन ड्रगों का सेवन अगर कोई कर रहा है तो वो भूल के भी अपने जीवन से खिलवाड़ ना करें इन दवाओं को खाकर। अंत में इस टॉपिक का सार ये है कि जो चीज नेचर ने बनाई है उसको नेचर के हिसाब से ही चलने दीजिए, उसमें खिलवाड़ मत कीजिए। और ये जो माइनफोर्स, वियाग्रा, ये जो सिंडेनाफिल है, ये बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले मरीजों के लिए बनाई गई हैं, ना कि नॉर्मल इंसानों के लिए। आप लोग पूरी सूझबूझ और समझदारी से ही इस दवा का उपयोग करेंगे, ऐसी आशा मैं करता हूं। जय हिंद, जय भारत।